हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द चैप्टर ऑफ फोर्सेस एंड इट्स सिस्टम, एंड दैट इज अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। किस तरह से हम लोग फोर्सेस को रिजोल्व कर सकते हैं और थ्योरम ऑफ रिजोल्यूशन का यूज करते हुए रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला, हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करने वाले हैं। अब रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ ले। रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि एक जो पर्टिकुलर गिवन फोर्स है उसको मैं कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। क्या बोला मैंने कि एक फोर्स को, एक जो गिवन फोर्स है उसको मैं लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ सम नंबर ऑफ फोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। अब पक्की बात है, यहां पर यह बात ध्यान रखना होगा कि जो इफेक्ट सिंगल फोर्स का है वही सेम इफेक्ट इसका भी होना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस आपने बोली। और ऑफ कोर्स अगर मैं इफेक्ट सेम होने की बातें कर रहा हूं तो उसको बोला जाता है एज द रिजल्टेंट फोर्स। सो यहां पर यह बात समझिएगा कि अगर मैं एक फोर्स से नंबर ऑफ फोर्सेस की तरफ मूव कर रहा हूं तो उसको बोला जाता है एज अ रिजोल्यूशन। बट अगर मैं नंबर ऑफ फोर्सेस से सिर्फ एक, उनके इक्वलेंट जो एक सिंगल फोर्स है, अगर वो कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसको बोला जाता है एज अ कंपोजिशन। तो अभी हम लोग कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिंगल फोर्स निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर फोर्स है उसको कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। लेकिन उसके लिए भी यहां पर ध्यान रखना है कि जनरली अगर हम यहां पर रिजॉल्व करने की बातें करेंगे तो हम एक फोर्स को दो फोर्सेस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, और जो दोनों ही कंपोनेंट्स होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब कि अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेट दैट बी ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, देन इसको जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने पर दो फोर्सेस के फॉर्म में लिखा जाता है। एक फोर्स यहां पर जनरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया जाता है और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में लिया जाता है। अगर मेरे पास एंगल यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारे फोर्स के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई करने पर मिल जाता है, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे फोर्स के साथ sin थीटा मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। ऑफ कोर्स ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बेसिक है जो कि हम लोग यहां पर आगे चलकर यूज करने वाले हैं। अब ये जो बेसिक है, ये वेक्टर फॉर्म जो हमारा फोर्स का है, ट्रायंगल की ज्योमेट्री के बेसिस पर ही ये सारे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। बट अगर मान लीजिए इसी के उल्टा अगर मैं यहां पर करना चाहूं, फॉर एग्जांपल मान ले ये एक फोर्स है F, और मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो पर्टिकुलर फोर्स है इस फोर्स का मैं अगेन रिजोल्यूशन करना चाहता हूं, लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शन अगेन। बट जो एंगल मुझे दिया गया है वो वर्टिकल के साथ अगर एंगल दिया है तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि मैं अगर वर्टिकल या वाई डायरेक्शन में लिखना चाहता हूं तो वाई डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट होगा वो, अब क्योंकि अभी एंगल थीटा वाई के साथ है तो वाई वाले कंपोनेंट में cos थीटा लिखा जाएगा। बट अगर x वाला कंपोनेंट या फिर हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा नहीं है तो उसकी वैल्यू के लिए हमें साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि जिस भी डायरेक्शन के साथ एंगल लिया है उस डायरेक्शन में cos, और उसके अपोजिट जो यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें साइन लेना होगा। अच्छा, एक और यहां पर रेजोल्यूशन करते टाइम एक और बात सीखना है, वो है अबाउट द एल्जेब्रिक सम। क्यों एल्जेब्रिक सम करना होता है वो समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर समझते हैं अबाउट द थ्योरम ऑफ रिजोल्यूशन। अब ये जो थ्योरम ऑफ रिजोल्यूशन है, वैसे तो हम लोग जो यहां पर सीख रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट्स बिना ये सारी टर्म्स जाने भी करते हैं। बट चलिए, अगर आप लोग अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ ही रहे हो तो बेटर है कि सभी जो भी कुछ पढ़ो उसको उनकी टर्म्स के साथ पढ़ो, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप उसके नाम से भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। सो व्हाट इज थ्योरम ऑफ रिजोल्यूशन? थ्योरम ऑफ रिजोल्यूशन बोलता है दैट द एल्जेब्रिक सम
मतलब बिल्कुल हम लोग समझते हैं, पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व्ड parts of forces in a given direction is equal to the resolved part of resultant force in that direction. अब इसका क्या मतलब है, बात को समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं यहां पर एक फोर्स ये है, दैट इज F1, और एक और फोर्स मैं यहां पर ले लेता हूं एज F2। या फिर चलिए अगर अलजेब्रिक सम की ही बात कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए दूसरी डायरेक्शन में एक फोर्स ले लेता हूं F2। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा। अब ये जरूरी नहीं था यहां पर कि दो ही फोर्स हो सकता है इससे ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस भी हो, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने दो फोर्सेस लिए हैं और ये दो फोर्सेस का रेजोल्यूशन करना है। तो मैं अगेन वापस से, जैसा कि जनरली किया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो अगर मैं मान लेता हूं यहां पर कि ये हमारी वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो बात को समझिएगा कि ये जो पर्टिकुलर F1 है इसका कुछ एंगल दिया होगा, लेट दैट बी एंगल इक्वल्स टू बी अल्फा, और इसका एंगल दिया गया है एज बीटा, बट वर्टिकल के साथ एंगल दिया गया है। तो इसको मैं अगर x डायरेक्शन लिख देता हूं, इसको y डायरेक्शन लिख देता हूं, तो यहां पर पहली बात तो x और y डायरेक्शन में दोनों को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट फोर्स F1 का अगर मैं यहां पर कंपोनेंट चेक करता हूं x डायरेक्शन में, तो देखो F1 का जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी F1 cos अल्फा। अच्छा, cos क्यों लिया? क्योंकि जो एंगल अल्फा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही है। बट वहीं अगर मैं F2 का कंपोनेंट चेक करता हूं तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। बात को समझिएगा, साइन को भी कंसीडर करना होगा अगर आप फोर्स को कंसीडर कर रहे हो। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव जरूर ले लेना। तो अगर मैं F2 का कंपोनेंट की बात करता हूं तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि F2 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन पर आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी F2 sin बीटा। साइन क्यों लिया है? क्योंकि सर बीटा वर्टिकल के साथ था, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं था। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट निकालना है तो अब साइन लेना होगा। यहां पर ये बात को ध्यान से देखिए कि मैंने अलजेब्रिक सम किया है, हाँ सम, बट while considering the sign। so ये जो पर्टिकुलर यहां पर समीशन आ रहा है, ये समीशन कुछ और नहीं हमारे रिजल्टेंट फोर्स का। अब चलिए रिजल्टेंट फोर्स को मैं लिख देता हूं R का, जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसी के बराबर होगा। इन द सेम वे अगर मैं y डायरेक्शन के कंपोनेंट को लिखना चाहता हूं फॉर द रिजल्टेंट, देन F1 का एक कंपोनेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, F1 का साइन अल्फा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है तो वर्टिकल में साइन लगेगा। वहीं इसी के अलावा अगर F2 का कंपोनेंट देखूं तो वर्टिकल में ऊपर की तरफ ही जाएगा, इसलिए प्लस साइन लिया है, लेकिन F2 के साथ cos बीटा मल्टीप्लाई होगा। तो अभी जो हमने यहाँ पर थ्योरम ऑफ रिजोल्यूशन सीखा है, उसने बोला कि जो अलजेब्रिक सम होगा ऑफ द रिजॉल्व्ड कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस will be nothing but that will be the resolved component of the resultant। मतलब अगर आपने x डायरेक्शन में रिजोल्यूशन किया इंडिविजुअल फोर्सेस के कंपोनेंट्स का सम किया तो वो किसके बराबर आएगा? रिजल्टेंट के रिजॉल्व्ड कंपोनेंट के बराबर। तो अगर रिजल्टेंट का एक रिजॉल्व कंपोनेंट x डायरेक्शन में ये है, y डायरेक्शन में ये है, पक्की बात है दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मेरे को फोर्सेस दिए हैं तो इन दोनों के ही कारण जो रिजल्टेंट आएगा ओवरऑल वो क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू बी RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। अब ये कहां से आया? तो भैया ये हमने सिंपल पैरेललोग्राम जो लॉ पढ़ा था इसके पहले, अगर 90 डिग्री पे दो फोर्सेस एक्ट करते थे तो उसका कारण जो हम लोग रिजल्टेंट निकालते थे उसका ही फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली लिखा है, cos 90 डिग्री, जीरो यहाँ पर एक थर्ड कंपोनेंट आता था, इस टर्म में उसको जीरो कर दिया है। तो पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड ही ये फॉर्मूला यहाँ पर से
बनता है। और इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर 10 भी निकालना चाहूँ, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा, तो रिजल्टेंट जो यहाँ पर होगा, लेट दैट बी एट एन एंगल ऑफ साई विद हॉरिजॉन्टल। तो मैं मान लेता हूं यहां पर कि ये हमारा अगर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल साई बनता है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो एज इक्वल टू बी आर वाई अपॉन आर एक्स। तो देखिए ये जो बेसिक यहाँ पर हमारे पैरेललोग्राम लॉ से यूज किए गए हैं उनको तो यूज करना ही है, बट इसके अलावा जो थ्योरम ऑफ रेजोल्यूशन है इनका भी यूज कर कर हम लोग फाइनली ओवरऑल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। समझने के लिए ऑफ कोर्स थोड़े कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसी सेशन में हम लोग जरा ये भी देखते हैं कि इस पे बेस्ड किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के सामने है, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है दैट the forces 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, 60 Newton are acting at one of the angular points of a regular hexagon. तो भैया सबसे पहले ये समझ लेना, towards the other 5 angular points taken in order, find the magnitude and direction of the resultant force. तो चलिए यहाँ पर एक सबसे पहले तो मैं हेक्सागन बनाकर दे देता हूँ। हेक्सागन कुछ इस तरह का बनता है, जैसा कि आप सभी जानते हो हेक्सागन मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें होते हैं टोटल 6 साइड्स। तो ये 6 साइड्स मैंने यहाँ पर दे दी हैं। अब अगर ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक ओरिजिन, तो ये है मेरी एक्सिस जिसको मैं कंसीडर करूंगा। अब क्या बोल रहा है, टुवर्ड्स द 5 एंगुलर पॉइंट्स। भैया एक मैंने पॉइंट को कंसीडर कर लिया एज अवर ओरिजिन, और जो यहाँ पर 5 दिख रहे हैं फोर्सेस, वो हर एक एक पॉइंट की तरफ यहां पर पॉइंट करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि भाई पहला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। चलिए थोड़ा सा यहां पर थिकनेस बढ़ा देता हूं ताकि आप इजीली यहां से देख पाए। फर्स्ट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता होगा, वैल्यू क्या ली जाएगी इसकी 20। दूसरा फोर्स दिख रहा है 30, वो इधर से एक्ट करता होगा, तो मैं मान लेता हूं ये डायरेक्शन में एक्ट करेगा हमारा सेकेंड फोर्स, दैट इज इक्वल टू बी 30 न्यूटन। चौथा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, that will be equals to be 40 न्यूटन। अच्छा, पांचवा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, that will be 50 न्यूटन। और जो छठा फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, that will be equals to be 60 न्यूटन। लेकिन अगर आप हेक्सागन की प्रॉपर्टी जानते हो, आप सभी जानते हो क्या, हेक्सागन की सिंपल सी प्रॉपर्टी आप सभी जानते होंगे कि सर ये जो एंगल रहेगा दिस विल बी इक्वल्स टू बी 60 डिग्री। मतलब ये ओवरऑल अंदर का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अब वो जो 120 डिग्री है, 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो हर एक ये जो एंगल रहेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। यस और नो, पक्की बात है। और बाकी बच गया जो एक्सटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री दिख रहा है यहां से, ये भी आप लोग जानते हैं। तो अगर मैं अब फोर्सेस को रिजॉल्व करना चाहूं रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो ऑफ कोर्स रिजल्टेंट फोर्स के मेरे को 2 कंपोनेंट मिल जाएंगे अगर मैं इन सबको रिजॉल्व कर लेता हूं एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग रिजॉल्व करना सीखते हैं इन एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ 20 न्यूटन का जो फोर्स दिख रहा है इसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा। निकालने के लिए एक्स के साथ इसका एंगल देख लो। तो भैया इसका एंगल एक्स के साथ ही है, मतलब जो 20 है 20 के साथ कॉस लगेगा। मैं एक्स के साथ एंगल लिख रहा हूं इसलिए कॉस लिखूंगा, दैट इज 0। अच्छा, इसका एंगल लिख देता हूं कॉस एक्स के साथ 0 डिग्री। इसका एंगल बोल दो कितना होगा, एक्स के साथ 30 डिग्री। 30 और 30, इसका एंगल कितना होगा एक्स के साथ 60 डिग्री। इसका एंगल एक्स के साथ कितना है बोलो, एक्स के साथ 90 डिग्री। इसका एंगल बोलना जरा एक्स के साथ, लेकिन एक्स के साथ अब इधर से ले रहा हूं एंगल, दैट विल बी 60 डिग्री। अब ध्यान रखना है यहां पर ये 60 डिग्री इस वाले एक्स के साथ लिया है, मतलब नेगेटिव साइड में जाएगा। तो चलिए खैर 20 cos 0 फर्स्ट का कंपोनेंट हो गया। सेकेंड वाले का कंपोनेंट के लिए मैं लिखता हूं प्लस एफ, फोर्स की वैल्यू है 30 लेकिन cos 30 डिग्री। अच्छा, दूसरा यहां पर तीसरा लिखते हैं प्लस 40 cos 60 डिग्री।
क्योंकि x के साथ एंगल क्या है 60 डिग्री है। अच्छा नेक्स्ट वाला 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन, लेकिन कॉस बोलो 90 डिग्री है। अच्छा नेक्स्ट लास्ट वन 60 और कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री मैंने यहां से लिया है, लेकिन इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में नेगेटिव साइड में आएगा, इसलिए लिख देता हूं -60 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से लिखा जा सकता है एज इक्वल्स टू बी 20 कॉस 0 होता है 1 और कॉस 30 होता है, आप सभी जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू बी √3/2 और 40 कॉस 60 होता है हमारा 1/2 और 50 कॉस 90 होता है 0 प्लस माइनस कॉस 60 अगेन होगा हमारा 1/2। तो बिल्कुल इजीली आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो और जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी 36 न्यूटन। चलिए ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास fx। अब ये fx क्या है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इन x डायरेक्शन। अब इसी तरह से आप y डायरेक्शन में भी लिख सकते हो और fy की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो देखिए 20 के साथ ऑफ कोर्स एंगल मैंने जो लिखा है वो x के साथ है, तो साइन लगा देना है। सो 20 साइन 0 प्लस इधर बोलो 30 साइन 30, इधर बोलो 60 नहीं है, फोर्स की वैल्यू है 40 साइन 60 है एंगल की वैल्यू, प्लस 50 साइन 90 और इसका 60 साइन 60। अच्छा एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, जो कंपोनेंट आएंगे इनके, चाहे इसका हो y में पॉजिटिव, इसका भी कंपोनेंट y में पॉजिटिव, इसका ऑफ कोर्स y में पॉजिटिव है और इसका भी कंपोनेंट y में पॉजिटिव है। अच्छा y में नेगेटिव कब लेते? अगर सर किसी का भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में दिखता तो y में नेगेटिव लिया जाता, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी y में नेगेटिव नहीं है, सबको ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 20 साइन 0 0 होता है, साइन 30 होता है हाफ, 40 साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1, साइन 60 अगेन होगा हमारा √3/2। सो सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो यहां से fy की वैल्यू भी मिल जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी 151.6 न्यूटन। तो देखो fy की वैल्यू मिल गई, fx की वैल्यू मिल गई, आप अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो दैट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। कैसे? तो भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला है आप लोगों के पास, fx² प्लस fy²। ठीक है, तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर fx की वैल्यू निकाली मैंने 36 न्यूटन, ये देखी 36² प्लस 151.6²। सो अगर आप इसी को सॉल्व करते तो ये वैल्यू आ जाती 155.8 न्यूटन। बट हाँ, इसी का अगर मेरे को डायरेक्शन भी निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? उसके लिए tan अल्फा क्या लिख दूं? fy/fx। अच्छा fy की वैल्यू क्या है? 151.6, fx की वैल्यू क्या है? 36। रेशियो लिया जाएगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 4.211। अगर इसी को आप इनवर्स कर ले tan इनवर्स तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एज 76.6 डिग्री। मतलब अगर मैं यहां पर ही रिजल्टेंट भी शो करना चाहता तो जो मेरा रिजल्टेंट आता वो रिजल्टेंट 76.6 डिग्री एंगल बनाता, मतलब यहां इस डायरेक्शन में आता मेरा रिजल्टेंट। सो दिस विल बी रिजल्टेंट और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना बनेगा? 76.6 डिग्री। तो छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने के नाम पर जरूर ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, लेकिन ये जो रिजोल्यूशन है इस रिजोल्यूशन का यूज हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तो खैर चलिए अभी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्क्रीन पर दिख रहा है फटाफट पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि भाई ये कुछ यहाँ पर टोटल 4 फोर्सेस है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है सर, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जब बोल रहा है तो सबसे पहले इन डायरेक्शंस को इधर शो कर देता हूँ।
तो ये डायरेक्शन यहाँ पर शो कर दी है मैंने। अब हर एक पर्टिकुलर फोर्स को मुझे यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। ये एज्यूम कर लेता हूं कि सभी के सभी ऑरिजिन से ही एक्ट कर रहे हैं। तो पहला दिख रहा है 20 न्यूटन एट 30 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री की तरफ इंक्लाइन कर देना है फोर्स को। सो ये है 20 न्यूटन का फोर्स और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। दूसरा फोर्स है 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। सो ये है 25 न्यूटन, थोड़ा सा यहां पर इंक्लाइंड हो रहा है, एकदम वर्टिकल होना चाहिए था। सो 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। तीसरा है नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में, मतलब 45 डिग्री पर। सो इधर दिखा देते हैं हम लोग 30 न्यूटन का फोर्स एग्जैक्टली बीच में, मतलब ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। चौथा फोर्स है 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टूवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ 40 डिग्री की तरफ मूव कर ले। तो ये मैं मान लेता हूं यहां से ये एंगल 45 डिग्री रहेगा, सॉरी 40 डिग्री रहेगा, और जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है 35 न्यूटन है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस तरह से डायग्राम बना लेना होगा। अब अगर ये डायग्राम आप बना चुके हो तो अब यहां से लिख देते हैं फोर्स कंपोनेंट्स इन एक्स डायरेक्शन। सबका अलजेब्रिक सम करना है। फर्स्ट फोर्स दिख रहा है 20 का अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो आएगा 20 का cos 30। अच्छा, cos क्यों लिया? क्योंकि जो एंगल 30 है वो x के साथ है, x में ले रहा हूं ईस्ट वेस्ट में। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड फोर्स दिख रहा है 25 एंगल क्या दिख रहा है 90 डिग्री। थर्ड फोर्स देखो जरा 30, लेकिन बात को समझना 30 का जो कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में वो नेगेटिव साइड में जाएगा, इसलिए माइनस लिखना है, और 30 में भी cos 45 का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके अलावा इसका भी कंपोनेंट अगर मैं चेक करूंगा x में नेगेटिव की साइड में आएगा, इसलिए माइनस लिख देता हूं 35 का cos x के साथ एंगल 40 डिग्री। सो इन सबको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये वैल्यू आ जाती है -30.7 न्यूटन। माइनस का मतलब है कि अगर मैं x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूंगा तो वो 30.7 न्यूटन आएगा, लेकिन वेस्ट की तरफ। और अगर मैं y डायरेक्शन में निकालता हूं तो y डायरेक्शन में देखेंगे cos 20 का sin 30 आएगा पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि सर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो उसका पॉजिटिव में ही कंपोनेंट मिलेगा। 25 की बात करते हैं सर, 25 के साथ लिखेंगे हम लोग sin 90। 30 के साथ 30 की बात करें ऑफ कोर्स पॉजिटिव में जाएगा, इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा 30 का sin 45, और 40 की ये सॉरी 35 की बात करते हैं तो 35 का जो कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव साइड में जाएगा, इसलिए माइनस लिखा है 35 sin 40। सबको ऐड कर देंगे तो सबको ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी एज 33.7 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पर दो कंपोनेंट्स मिल गए हैं हमें रिजल्टेंट फोर्स के। अब अगर ये जो दो कंपोनेंट्स मिल गए हैं इसी को हम लोग इंडिकेट करना चाहे तो हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। किस तरह से जरा चेक कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट -30.7 है, मतलब जो x कंपोनेंट है वो इधर है 30.7, ये अगर हमारा ओरिजिन था तो, और दूसरा है 33.7 वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है सर, तो ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में दिख गए हैं हम लोगों को। अब क्या करना होगा, अब इनके कारण ही यहाँ पर एक रिजल्टेंट भी आएगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट, दिस इज योर fx, दिस इज योर fy, और ये होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √of fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ये तो आप लोग सीख ही गए हो, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 30.7 स्क्वायर प्लस 33.7 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 45.6 न्यूटन। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। चलिए ठीक है। हाँ, अगर डायरेक्शन भी निकालना है तो डायरेक्शन निकालना भी बड़ा आसान है। इस एंगल को अगर मैं अल्फा ले लेता हूं तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी fy, दैट इज 33.7 डिवाइडेड बाय 30.7। सो यहां से आप इजीली अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट विल बी कमिंग एज 47.7 डिग्री। सो ऑफ कोर्स ये एंगल भी यहां से इजीली मिल गया है।
तो देखिए इस तरह से हमने दो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिए हैं एंड ऑल दीज टू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। चलिए आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर यहाँ पर, तो ऑफकोर्स डायग्राम आपको बना हुआ दिख रहा है, बोलता है कैलकुलेट द टेंसाइल फोर्स इन द केबल ए बी एंड बी सी। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये रिंग की इक्विलिब्रियम के लिए बातें करते हैं, और जहां मैं इक्विलिब्रियम की बातें कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं अगर ये कि रिंग अभी मूव नहीं कर रही, तो पक्की बात है रिंग पर जो नेट ओवरऑल फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर इस पे नेट ओवरऑल फोर्स जीरो है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन भी समीशन जीरो होना चाहिए। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू बी द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट जीरो है तो अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स भी जीरो होगा। तो यहां पर अगर मैं चलिए देखता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारी स्ट्रिंग सी की तरफ ज्वाइंट की गई है वहां से कुछ टेंशन होगी, लेट दैट बी इक्वल टू बी टी सी। इन द सेम वे ए की तरफ भी एक टेंशन जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू बी टी ए। ठीक है सर, एंगल पता है हम लोगों को 30 डिग्री है इधर, और इसके साथ एंगल पता है 45 डिग्री है। इसके अलावा एक पुली से खींच रहा है, तो पुली से फोर्स लग रहा है कितना, नीचे 200, तो ऑफकोर्स वही सेम यहाँ पर भी ट्रांसफर होगा। सो इस डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूं कितना, 200 न्यूटन। कितने एंगल पर, तो भाई हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये फोर्स जो पुली से लगी हुई ये स्ट्रिंग से ट्रांसफर करेगा कितना, 200 न्यूटन का, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो क्या करना होगा, क्योंकि यहां पर मुझे पता है दैट कि जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, मैं भी ये बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम की अगर बातें कर रहा हूं तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, अदरवाइज यहां पर मूवमेंट हो जाता। तो इसका मतलब कि ये दोनों का ही समीशन क्या होगा, 0 0 होगा। तो अगर मैं समीशन ऑफ एफ एक्स लिख रहा हूं, तो चलिए देख लेते हैं एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का समीशन क्या आएगा। टीसी का कंपोनेंट अगर मैं चेक करता हूं, तो टीसी का कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव में cos 30 के साथ। टीए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में चेक करें, नेगेटिव आएगा, दैट इज टीए cos 45। cos क्यों लिया, आई होप शायद बात समझ में आ गई है। 200 का कंपोनेंट में चेक करूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा एंड दैट विल बी आल्सो नेगेटिव, सो -200 cos 60। अच्छा एक और फोर्स है, 200 को भूल ना जाना, सो इज इक्वल्स टू बी 0 होना चाहिए, समीशन ऑफ एफ एक्स 0 होना चाहिए। इसमें अगर आप चेक करते देखिए टीसी और टीए दो अननोन्स दिख रहे हैं, बिल्कुल वैल्यूज आप लिख सकते हो, cos 30 इज नथिंग बट दैट इज √3/2 और cos 45 is nothing but that is 1/√2, cos 60 is nothing but that is 1/2 और 200 को तो 200 ही लिखना है हमें। तो ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन भी लिखनी है, तो ये डायग्राम बिल्कुल चाहिए हमें, है ना। तो ये डायग्राम को देखते हुए यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फॉर समीशन ऑफ एफ वाई। y डायरेक्शन में अगर 200 की बात करता हूं तो आएगा cos 90 या फिर sin 0। चलिए TC की बात करते हैं, तो TC का कंपोनेंट ऑफ कोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव ले लेता हूं, TC sin 30। TA का भी कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, इसलिए लिख देता हूं पॉजिटिव TA sin 45। 200 की बात करेंगे तो 200 का कंपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव साइन साइड में आएगा, इसलिए माइनस लिख देता हूं 200 sin 60। सो समीशन ऑफ एफ वाई ऑफ कोर्स 0 होना चाहिए, इज इक्वल्स टू बी sin 0 0 होता है, sin 30 होती है हाफ, और sin 45 होता है 1/√2 और sin 60 होता है यहाँ पर, चलिए ठीक है नीचे लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, सो -200 इंटू √3/2। तो ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को भी यहां पर अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये TA लिखना चाहिए था ना कि TC। तो ऑफ कोर्स अगेन TA और TC की एक और इक्वेशन है, यहां पर भी TA और TC ही अननोन्स थे, दो अननोन दो इक्वेशन, आप इजीली यहां से सॉल्व इसको कर लोगे। अच्छा इक्वेशन सॉल्व करके फाइनली वैल्यू क्या आ जाती है, मैं बस आपको ये बता देता हूं, दो इक्वेशंस किस तरह से बनानी थी ये आपको सिखाना मेरा काम था। रही बात इक्वेशन को सॉल्व करना, दो इक्वेशन दो अननोन,
ये तो बिल्कुल आप लोगों ने स्कूल लेवल में ही सीख लिया होगा। तो अगर मैं TA की बात करता हूं तो TA की वैल्यू आ जाएगी 206.21 और TC की बात करता हूं तो TC की वैल्यू आ जाएगी 53.45। तो बड़ी ही आराम से ये दोनों ही TA और TC की वैल्यूज आपने निकाली, दैट आर द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स ऑफ BC एंड BA। तो चलिए खैर इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को भी एंड करता हूं। मिलते अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।